Next topic is single phase half wave controlled rectifier with RL load. इसको स्टार्ट करने से पहले इंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। यह है हमारा इंडक्टर विद n नंबर ऑफ टर्न्स। कोई भी इंडक्टर होता है तो इंडक्टर कितनी एनर्जी स्टोर करता है? इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है हाफ Li², यानी ये करंट का कंपोनेंट यूज कर रहा है अपनी चार्जिंग के लिए। और जितनी एनर्जी ये स्टोर करता है, अगर सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, अगर सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस नहीं है तो ये जो एनर्जी स्टोर करेगा ये फिर से सोर्स को ही देता रहेगा। यानी इंडक्टर अपने आप एनर्जी को डिसिपेट नहीं कर सकता। ये एनर्जी को टू एंड फ्रो, एनर्जी टू एंड फ्रो होती रहेगी, सोर्स से इंडक्टर की तरफ, इंडक्टर से सोर्स की तरफ, सोर्स से इंडक्टर, इंडक्टर से सोर्स, टू एंड फ्रो होती रहेगी। वो सर्किट के अंदर घूमती रहेगी, सिर्फ लाइन का यूटिलाइजेशन करेगी और कोई बात नहीं होगी। रेजिस्टेंस ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसा पैसिव एलिमेंट है जो हमारी एनर्जी को डिसिपेट करता है। अब क्योंकि इंडक्टर करंट का कंपोनेंट यूज कर रहा है अपने चार्जिंग के लिए, इसी वजह से इन केस ऑफ इंडक्टर हमारा करंट लैग कर जाता है। किससे? वोल्टेज से। पहले वोल्टेज आती है, उसके बाद हमारा करंट आता है। तो इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज लीड्स द करंट। यानी कि इससे समझ में आता है कि इंडक्टर चार्जिंग के लिए क्या यूज कर रहा है? हमारा करंट का कंपोनेंट। अब देखते हैं हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद आरएल लोड। थायरिस्टर IG गेट पल्स देंगे, RLVS। इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात रहेगी। जब हम वोल्टेज को ड्रॉ करेंगे, इंडक्टर को ड्रॉ करेंगे, इस इंडक्टर की वजह से क्या फर्क पड़ेगा हमारे वोल्टेज लेवल पे, कि जब हमारा थायरिस्टर रिवर्स बायस होता है, थायरिस्टर की रिवर्स बायस होती है, वो कंडक्शन को बंद कर देता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। देखिए क्या हुआ, ये मेरा है VS, सोर्स वोल्टेज हो गया, सोर्स वोल्टेज की पीक हो गई VM, सोर्स वोल्टेज की पीक हो गई VM। अब मैं इसको अल्फा फायरिंग एंगल पे स्टार्ट कराता हूं। मैं गेट पल्स देता हूं अल्फा पे। यहां पर मेरा अल्फा है, मैंने इसको गेट पल्स दी। गेट पल्स देते ही मेरा VS आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए VS आ रहा है, अब ड्यू टू इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर अपने अंदर हाफ Li² स्टोर कर चुका है, तो जब ये रिवर्स बायस हो जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल आई, नेगेटिव हाफ साइकिल में अब क्या होना चाहिए? अब करंट भी जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि कंडक्शन बंद कर रहा है। लेकिन इस सर्किट के अंदर करंट जीरो नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पर ये इंडक्टर अपनी चार्जिंग को इस रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा। डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा, वो भी अपोजिट पोलैरिटी के साथ। अपोजिट पोलैरिटी के साथ करा तो इसके अंदर थोड़ा सा नेगेटिव कंपोनेंट भी आ गया। ये किस वजह से आया है? ये आया है इस इंडक्टर के डिस्चार्जिंग करंट की वजह से, और नेगेटिव साइड में। क्लियर? क्योंकि ये इंडक्टर यहां पर डिस्चार्ज हो रहा है, अपनी एनर्जी को भी डिसिपेट करेगा ये। अब कोई चीज अपने एक ऑप्टिमम लेवल पे आने के बाद अगर मैं उसको वहां से हटा दूंगा, जैसे कि कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर को आप फुल चार्ज कर लीजिए, अगर आप वहां पर रजिस्टर लगाएंगे तो कैपेसिटर उसके थ्रू डिस्चार्ज होता है। सेम केस इंडक्टर के थ्रू होता है, इंडक्टर भी डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मैं इस वेवफॉर्म को और आगे की तरफ लेके जाऊं,
ये थी मेरी वी नॉट, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया है कि इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज लीड्स द करंट। यहां पर वोल्टेज लीड कर रही है, तो करंट स्टार्ट हुआ और इस करंट की वजह से ये इंडक्टर का डिस्चार्ज है। ये पोर्शन क्या है, यहां पर इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है। इस इंडक्टर के डिस्चार्ज देखिए आप, यहां पर जीरो हो चुका है करंट, लेकिन इस इंडक्टर की वजह से इसकी वैल्यू यहां पर आई है। ये होता है हमारा आर एल लोड के केस में। अब अगर मैं इसकी फिर से नेगेटिव वेव फॉर्म क्या बनेगी या इसके ऊपर क्या आएगा, वो सब ड्रॉ करके देखते हैं एक बार। ये देखिए, ये कौन सी वोल्टेज बनी है, जो फॉरवर्ड बायस था उस टाइम, फॉरवर्ड बायस था उस टाइम जब शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था, ये वोल्टेज थी। जब रिवर्स बायस हुआ है और ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, उस टाइम मेरी ये वोल्टेज की वेवफॉर्म बनी है। अब इसकी हम एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं। ये चीज क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। करंट, हमारी वोल्टेज की मैग्नीट्यूड यहां पर है, तब करंट का जीरो से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि यहां पर वोल्टेज मेरी लीड कर रही है, वोल्टेज लीड कर रही है, इसीलिए करंट यहां पर लैग कर रहा है। और क्यों लैगिंग का कारण क्या है, क्योंकि करंट का कंपोनेंट यूज हो रहा है इंडक्टर के चार्ज होने के लिए। क्लियर? चलिए इसका आउटपुट कंपोनेंट निकाल के देखते हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, ये वी नॉट जो है इसकी जरूरत पड़ेगी अल्फा, इस एंगल को मैं बीटा बोल देता हूं भाई। बीटा तक आई है, बीटा तक कम्यूट करिए तो बीटा पे ही देखना है। तो वी नॉट एवरेज मेरी कितनी आएगी निकालने का वो तरीका, बेस अपॉन में सारी चीजें इस पूरे उसके अंदर की 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेट अब कहां से कहां तक करेंगे हम, अल्फा से बीटा तक, और Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। क्लियर? Vm कांस्टेंट है तो Vm को बाहर ले लेते हैं, 2 इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा बीटा Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। Vm अपॉन 2 इंटीग्रेट करा, माइनस कॉस ओमेगा टी अल्फा बीटा, Vm अपॉन 2 माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। तो ये आ गया मेरा Vm अपॉन 2 कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ये आ गया मेरा वी नॉट एवरेज। क्लियर? अब यहां पर ओम फ्लो की जरूरत पड़ेगी फिर से। ओम फ्लो मेरा क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जितना उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा उतने उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहां पर पहले मुझे सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। सर्किट में देख लेता हूं मैं, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आर और एल। तो टोटल इंपिडेंस जेड क्या है मेरा, जेड आ गया मेरा अंडर द रूट आर का स्क्वायर प्लस इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होता है, इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है मेरा एक्स एल या फिर ओमेगा एल। जेड आ गया तो v इक्वल्स टू आई जेड होता है, तो i इक्वल्स टू हो गया v अपॉन जेड। तो यहां से मैं लिख लूंगा आई नॉट एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, Vm अपॉन 2 अंडर द रूट आर स्क्वायर
प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर और कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ये आई मेरी आई नॉट एवरेज। आई नॉट एवरेज की ये वैल्यू है आप लोगों के सामने। देखिए Z निकालना इसलिए जरूरी हुआ, मैं इसीलिए वहां पर बोला था फर्स्ट वाले केस में कि जब मैं सिंपल रेजिस्टिव लोड के लिए कोई बात कर रहा था, सिंपल रेजिस्टिव लोड के अंदर कोई फेज डिफरेंस नहीं होता वोल्टेज और करंट के लिए। लेकिन इन केस ऑफ इंडक्टर आप देख रहे हैं कि जहां वोल्टेज का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आ चुका है, जीरो से ऊपर उठ गया है, लेकिन वहां पर करंट हमारा जीरो से स्टार्ट हुआ है। तो क्योंकि ये फेज डिफरेंस आया, इस फेज डिफरेंस की वजह से Z की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, इस Z की वजह से आई नॉट की कुछ वैल्यू है, इसीलिए करंट की वेव फॉर्म भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर अब आप देखेंगे जो बीटा है, बीटा हमारा कहलाता है, यहां पर वेवफॉर्म खत्म हुई है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एक्सटिंक्शन एंगल। और अल्फा माइनस बीटा है मेरा कंडक्शन एंगल। इसको मैं कुछ भी दे सकता हूं, जो मेरा मन करे मैं उसको वो दे सकता हूं। तो इसको हम बोलते हैं कंडक्शन एंगल। और इसका जो हमारा सर्किट टर्न ऑफ टाइम होगा, सर्किट टर्न ऑफ टाइम जिसको हम टीसी से डिनोट करते हैं, वो होगा इसका 2 पाई माइनस बीटा अपॉन ओमेगा। तो टीसी मेरा आ जाएगा 2 पाई माइनस बीटा अपॉन ओमेगा। यहां पर बीटा इज एक्सटिंक्शन एंगल, कंडक्शन एंगल। ये सब टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और आगे की तरफ आएंगे इन कंट्रोल रेक्टिफायर की तरफ, तब ये टर्मिनोलॉजी काफी यूज होती हैं। ये जो मेरा एक्सटिंक्शन एंगल आ रहा है अल्फा, ये बीटा जो मेरा एक्सटिंक्शन एंगल आ रहा है, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करा जाए? भाई ये मेरे अनडिजायर्ड चीज है, इसकी वजह से मेरा करंट आगे की तरफ आ रहा है, और करंट जो है वो नेगेटिव, जब मेरा थायरिस्टर कॉम्यूटेट हो चुका है उसके बाद भी कंडक्ट कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कुछ किसी ना किसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सी चीज है जिसको हम बोलते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड। हम फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज करेंगे पैरेलल में, और ये प्रॉब्लम मेरी खत्म हो जाएगी। जैसे मैं फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज करता हूं, ये जो एक्स्ट्रा करंट, ये नीचे की तरफ जो वोल्टेज आ रही थी, ये क्या करेगा? अब ये जो करंट आ रहा था, वोल्टेज जो बनेगी मेरी, अब वोल्टेज में ये वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए आप नेगेटिव साइड पे तो जा ही नहीं रहा है। तो इसीलिए हम यहां पर हमेशा फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज करते हैं। फ्री व्हीलिंग डायोड इस प्रॉब्लम को इरेडिकेट कर देता है, रेक्टिफाई कर देता है कि जो नीचे की तरफ हमारा नेगेटिव कंपोनेंट आ रहा है वोल्टेज का, ये हमें नहीं चाहिए, और फ्री व्हीलिंग डायोड की हेल्प से हम इसको हटा देते हैं।